हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। अब हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, टर्म 2 का जो पेपर है उसमें इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को, यस यू गॉट इट राइट, लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो जो याद आता जाता है ना, प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग, वो सब मैं आपको बताती जाती हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं ना, ऑल नोटिफिकेशंस, तो आपको रेगुलरली भी अपने आप ही यूट्यूब नोटिफिकेशन सेंड करता है जब भी आपके उस चैनल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस निकलती हैं, राइट। एंड मैं रेगुलरली जितनी भी टर्म 2 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस है, सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो, सैम्पल पेपर, और भी आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मार्क्ड, वो सब कुछ निकालने वाली हूँ। उसके लिए आपको ये सब्सक्राइब जरूर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी एटॉमिक नंबर एंड ऑल पीरियोडिक टेबल पूरे की, ठीक है। इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, यहाँ बीच में आपका आता है ये वाला जो पोर्शन है ये डी ब्लॉक है, और यहाँ से ही निकल के आपके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वो आपका क्या है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सारा पढ़ना है, राइट। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पूरा चैप्टर इस चीज पे बेस्ड है कि आपको कितने अच्छे से सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, और दूसरी चीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या क्या चीज याद करनी है पूरे पीरियोडिक टेबल में से। याद करने मतलब सच में याद करना, ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा, वहां पे आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर मैं बोल रही हूँ सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर अपने आप याद होना चाहिए। तो आपको क्या क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबकी मतलब आपकी ट्रांजिशन मेटल की। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है ना, ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी, तीसरी, ये तीन तो अच्छे से आनी चाहिए। चौथी वाली जो है इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन तीन ट्रांजिशन सीरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो क्या क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अच्छा, एलिमेंट का नेम एंड सिंबल, बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता, एलिमेंट का नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसे सी एस लिखते हैं ना, बहुत से बच्चे इसको सीरियम बोलते हैं, कुछ बच्चे सीजियम बोलते हैं, मतलब पता होना चाहिए सीजियम है कि सीरियम है। तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर से पे बेस हैं, अगर ये आपको आ जाएंगी तो आधे से ज़्यादा चैप्टर के जो रीजनिंग क्वेश्चंस एंड ऑल आते हैं वो आप सब कवर अप करोगे, मैं गारंटी देती हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि सब चीज़ें इसी पे बेस्ड है। एटॉमिक नंबर बच्चे को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखेगा, जितनी आपकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सब पता होनी चाहिए। वहां से आप देख सकते हो ना, अगर किसी को मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर आएगा कि नहीं आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन शॉर्ट इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इट इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें, ठीक है। चलो, सो एलिमेंट जिनमें की लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, ठीक है। डी ऑर्बिटल आपका पेनल्टीमेट शेल होता है ना, देखो जब आप लिखते हो ना एन एस, और एक आपका क्या होता है n-1, एक आपका होता है n-2। n का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल, क्या है, आउटर मोस्ट शेल। n-1 क्या होता है, दैट इज पेनल्टीमेट शेल, और उससे भी अंदर वाला, मतलब एक शेल अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे सपोज करो हम ऐसे कहते हैं ना 3d4s, तो ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। 3d आपका उससे एक अंदर वाला शेल है, थर्ड शेल, तो पेनल्टीमेट शेल। उससे भी अंदर की जब हम बात करते हैं तो वो एंटी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगा, जैसे कि एफ ब्लॉक में आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी कि वो एलिमेंट्स जो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी ऑर्बिटल में, यानी पेनल्टीमेट शेल में, वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और एक वो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन शब्द का मतलब क्या है, चेंज, वो एक रेगुलर चेंज शो कर रही है कि मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ जा रहे हैं, है ना, इस तरह का एक रेगुलर ट्रेंड शो कर रहे हैं। इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। These elements represent a change or transition in the properties। इसी वजह से प्रॉपर्टीज भी कैसी, कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, मेटालिक टू नॉन मेटालिक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। आपको पता है जो एस ब्लॉक वाले हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पी ब्लॉक वाले जो है आपके वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, ठीक है। सो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर
ये कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है अभी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम पहले वाली लाइन में जो आते हैं ये अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हें भी कहते हैं कि जिसमें एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी आयनिक फॉर्म में, जैसे कॉपर प्लस है ना, जिंक +2 है, तो पार्टली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए, ये एक मेन क्राइटेरिया और है। ये आपका टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देख सकते हो कहाँ से शुरुआत हो रही है, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ पीरियड से आपकी शुरुआत हो रही है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कौन सी सीरीज कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है, क्या एटॉमिक नंबर है, कहाँ से कहाँ जाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लोकेशन आपको पता लग गई। फिर आपका जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ शुरू होती है, स्कैंडियम से जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, जिंक का 30। ये बच्चों ने मैक्सिमम कर लिया होता है ना, मैक्सिमम कर लिया होता है, क्योंकि 30 तक एटॉमिक नंबर सबने याद किया होता है। इसमें फिलिंग किसकी होती है, 3D की फिलिंग। कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड, ठीक है। फिलिंग किसकी है, 3D। डी ब्लॉक कब किस वाले शेल में सबसे पहले शुरू होता है, थर्ड में शुरू होता है ना, थर्ड से पहले सेकंड तक तो होता ही नहीं है, 2s2p होता है खाली, तो यहाँ पे 3D। फिर ऐसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D, थर्ड में 5D की फिलिंग, फोर्थ में 6D की। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में किसकी फिलिंग हो रही है, ये पता लग गया। किसमें कौन सा पीरियड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये पता लग गया। दो चीज पता लग गई, कौन से एलिमेंट है, कहाँ से कहाँ है, वो भी पता होना चाहिए। पहले का तो पता लग ही गया, स्कैंडियम से जिंक। उससे अगले वाले में क्या है, 39 to 48, 39 एटॉमिक नंबर से लेके 48 तक। 39 वाला क्या है, ये टेर्बियम, जिसका सिंबल Y है। कैडमियम CD, कैडमियम से तक लेके, ठीक है। इसमें ये यहाँ 51 नहीं 57 आएगा, ठीक है। लैंथेनम, सिक्स्थ वाले पीरियड में आपका लैंथेनम होता है एक 57 वाला एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद सीधे जंप आ जाता है 72 वाला, हैफ्नियम है 72, वहां से लेके मरकरी तक यानी कि 80। ये बीच में जो गैप है ना, ये आपके बनाते हैं, ये जाते हैं आपके एलिमेंट्स F ब्लॉक वाले, ठीक है। 14 एलिमेंट्स F ब्लॉक में चले जाएंगे, जिनको आप F ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है। सो 57 देन 72 से 80, ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फिर चौथी एक्टिनियम और 104 से 112। पहले तो आपके इनमें डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, तो इनका नाम इसी तरह से था, अन जैसे था ना वो UUN UUB, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर मोर देन 100 के लिए UUN UUB इस तरह का। बट अब बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनका नाम है, ठीक है। बट आपने चौथी वाली सीरीज नहीं करनी, आपको सिर्फ एक्टिनियम का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ है। उसके अलावा चौथे से करने का कोई लॉजिक नहीं है। पहली तीन ट्रांजिशन सीरीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप ये, जैसे ये आपका बॉक्स है ना, ये देखो, ये पता होना चाहिए आपको कि आयरन के नीचे कौन सा है, उसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, आयरन के इधर कौन सा एलिमेंट है, इधर कौन सा। मतलब आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अच्छे से ये पूरा, जो आप ये कह सकते हो ये एलिमेंट्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी, ऐसे वर्टिकली भी, ठीक है। मतलब आयरन के नीचे आपको पता होना चाहिए रुथेनियम है, उसके नीचे ऑस्मियम है, ठीक है। आयरन के इस साइड कोबाल्ट है, आयरन के इस साइड मैग्नीज है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे, और मतलब समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। बेसिक्स और ट्रिक बता दी मैंने इस चैप्टर की। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसका जो शुरुआत है सबसे पहले एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी इन जनरल है, ये 11 नहीं होगा, या 1 है, ठीक है। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। ये 0 इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शन वाली आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आती है, जहां s 0 हो जाता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये 0 है। तो ध्यान रखना 0 to 2 लिखना है, 1 to 2 नहीं लिखना है। ये आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, क्या लिखते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गॉट इट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गई, डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है पेनल्टी शेल वाली, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गई, कौन सी सीरीज है, कौन सी रोज है, किसमें किसकी फिलिंग हो रही है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखते हैं जी इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसमें पहले वाले में क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्रोमियम एंड कॉपर, ये आपकी एक्सेप्शन है। क्रोमियम देखो, आप देख सकते हो ना, 3d1 4s2, 3d2 4s2,
3d3, फिर यहाँ 3d4 आना चाहिए था, लेकिन 3d5 4s1 आ गया। रीजन क्या है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये रीजन आई थिंक आप पहले भी कर चुके होंगे। जब याद है आपने बिल्कुल शुरुआत में चैप्टर की पढ़ाई की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, वहां पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जब आपने पढ़ा था, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन क्या था उनका? एक्सचेंज एनर्जी एक रीजन था ना, एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल हो जाती है, और सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्रोमियम एंड कॉपर का पूछा जाता है। ये देखो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर की पूछी जाती है। रीजन उनका ऑलरेडी हमने बता दिया, क्रोमियम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, कॉपर आपका कंप्लीटली फिल्ड, बेसिस एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा एक सिमेट्री, दो रीजंस होते हैं। यहाँ सिमेट्री वाला बता नहीं रखा, तो एडिशनल स्टेबिलिटी सिमेट्री के कारण आ जाती है, क्योंकि आपका 3d5 4s1 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एक सिमेट्री शो हो रही है ना, इस वजह से। कॉपर में क्या है? कॉपर में यहाँ 3d8, निकल में आपका 3d8 4s2 था ना, अब 3d9 4s2 जाना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय 3d10 आ गया सीधे। क्या आ गया? 3d10, 9 नहीं आया, 3d10 आ गया, तो 4s1 हो गया। तो ये दो आपके एक्सेप्शन हैं। ठीक है, फिर दूसरी सीरीज है, दूसरी में किसकी फिलिंग होती है? 4d की, 4d1 5s2, 4d2 5s2, उसके बाद 3 नहीं आता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 41 से आपका एक्सेप्शन वाली शुरू हो जाती है। 4d3 के बजाय 4d4 है, 5s1 ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। अब 5s1 कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक, रोडियम तक। ठीक है, सिर्फ 4d भरते जाओगे। 4d4 था, 5 6 7 8, 4d8 5s1 जब आएगा तो उससे अगले में 4d9 5s1 नहीं आएगा, 4d10 5s0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखा जाए तो यहाँ तक ये सारी एक्सेप्शंस ही हैं। ठीक है, याद करने का तरीका आपका 41 से लेके 46 तक। उससे अगले में क्या होगा? उससे अगले में नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर से 4d10 5s1, 4d10 5s2। ठीक है, तो 41 से लेके 46 तक थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ, किसमें जीरो जा रहा है, किसमें मतलब नंबर क्या चेंज हो रहा है। ऐसे ही तीसरे वाले में लैंथेनम, हैफमियम, टेंटलम, इनके नाम भी पता होने चाहिए कि क्या है। जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबिडनम, ये नाम आपको सब पता होने चाहिए। अगर RH बोल रहे हैं तो पता होना चाहिए रोडियम है, OS मतलब ऑस्मियम, IR मतलब इरिडियम। ये सब नाम आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए इनकी। ठीक है, तो इसमें 5d की फिलिंग है, 5d1 6s2 2 3, ठीक है, 2 6s2, 5d3 6s2, 5d4 6s2, 5d5 5d6, 5d7 5d8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लेटिनम का आपका चेंज हो जाएगा। 5d9 6s1, फिर 5d10 6s1, फिर 5d10 6s2, ये तो नॉर्मल ही है बाकी। ठीक है, इसमें प्लेटिनम का चेंज है। तो आपको मैंने ट्रांजिशन सीरीज कैसे याद करनी है वो बता दी। दूसरी बात यह है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है ही, लेकिन एक और तरीका होता है ना, आपने देखा हो ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में, उसके आगे लिखी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके आगे क्या होगा। जैसे यहाँ 21 है, 21 से जस्ट पहले वाली कौन सी नोबल गैस है? 18 वाली होगी ना, आर्गन। ठीक है, तो यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d से पहले सब में आर्गन लगेगा। यहाँ सेकेंड वाली में क्या लगेगा? क्रिप्टॉन लगेगा, Kr। थर्ड वाली में क्या लगेगा? जीनॉन लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? रेडॉन। ठीक है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो आधा काम आसान। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो। सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई। अब आपने जनरल ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के पढ़ रखे होंगे आई थिंक, वैसा ही यहाँ पे भी है कि एटॉमिक रेडियाई आपका एक तो एस और पी ब्लॉक के बिल्कुल इन बिटवीन है। एंड इन जनरल एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे आप इधर मूव करते जाओगे डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन डिक्रीज आपका जो है वो बहुत थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। मतलब इन जनरल जैसे हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में पढ़ते थे ना, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है in a series, decrease with increase in atomic number but decrease in atomic size is small after midway। कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों है भाई आफ्टर मिडवे? उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये हमें जनरली पता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बाहर फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन का साइज, जैसे सपोज करो सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, एक शेल था, दो शेल था, ठीक है, एक शेल था, दो शेल था। यहाँ पे एक सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, शेल का नंबर सेम ही है। यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी, फिर यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, तो धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे Z अगर आपका सपोज करो 21 है, यहाँ Z आपका 22 हो रहा है, तो आपका जो पॉजिटिव वाला चार्ज है यानी न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एटॉमिक साइज
रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और हो रही है कि आपका शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा डी इलेक्ट्रॉन्स का। जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाला कौन, सबसे बाहर शेल कौन सा है 4s, उससे अंदर कौन सा है 3d, तो 3d वाला ढाल की तरह काम करेगा ना इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 4s इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तभी हम उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आफ्टर मिडवे क्या होता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पेनल्टीमेट शेल, तो एडेड जो ये डी इलेक्ट्रॉन्स ऐड मतलब शील्ड अच्छे से शील्ड कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छे से शील्ड कर पा रहे होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से काउंटर बैलेंस हो जाता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का। तो बात समझ में आई, एक तरफ तो न्यूक्लियर चार्ज अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था ताकि साइज छोटा होता जाए, लेकिन उनकी फोर्स को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बीच में एक ढाल कौन बन रहा है, ये 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिनका की शील्डिंग इफेक्ट है। तो इस वजह से आफ्टर मिडवे जो साइज आपका चेंज होना था, जो ट्रेंड होना था कि एटॉमिक साइज घटता जाए, वो जो सपोज करो जो गैप आएगा ना, मतलब डायमीटर में या रेडियस में, वो कम गैप आएगा, नो डाउट घटेगा तो रेडियस कम तो होगा एटॉमिक साइज, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं होता जाएगा, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन बना यहाँ से। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ये दूसरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो शील्डिंग इफेक्ट वाली चीज जो है वो बैलेंस हो जाएगी ना, सो द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिपल्शन, अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनमें रिपल्शन भी तो होने लग जाएगी ना, वो रिपल्शन ज्यादा हो जाती हैं देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हो आप, उन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी हो रही है, रिपल्शन होगी तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाना चाहेंगे ना ताकि स्टेबल हो जाए। तो वो जब दूर जाने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज था वो तो सेम आपका बढ़ ही रहा था, वो दूर जाने का मतलब क्या है, जो आपका एटॉमिक साइज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दिस रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का दूर जाना मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हुआ मतलब एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया। तो ये कब होगा, लास्ट में, जब आप कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे। गॉट इट? कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे, पहली प्रॉपर्टी हो गई, मतलब एटॉमिक रेडिया के रिगार्डिंग। और नीचे अगर डाउन द ग्रुप आप जाते हैं वो सेम ट्रेंड है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, 3d से 4d से 5d। इन जनरल जो आप अगर कहेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया इस चीज में, इनका और इनका, मतलब कि एटॉमिक रेडिया ऑफ सेकेंड सीरीज, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, बट एटॉमिक रेडिया ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर द सेम। मतलब ये टेरिबियम था ना, यहाँ नीचे लेंथेनम था, ठीक है। तो इन वाली सीरीज की बात हो रही है कि ये आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड वाली जो सीरीज है, इनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हो सकता है जैसे इससे अगला क्या है, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन कह दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स का, जैसे सपोज करो ऊपर नीचे जो भी दो एलिमेंट्स है ना, उनका किसी का भी कंपैरिजन करके ये कह देंगे इनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, जबकि एक 4d सीरीज है और एक 3d सीरीज 5d सीरीज है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो वहां पे आपका ये आंसर आएगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। फाइन, चलो जी। आयनिक रेडियाई का सेम ट्रेंड है जैसा कि एटॉमिक रेडियाई का है, कोई डिफरेंट नहीं है। आयनिक रेडियाई कब आता है? जब आपका ये हो गया इसका आयनिक रेडियाई, है ना, आयन बना दिया तो आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जो नॉर्मल रेडियाई है उससे जहां तक क्या होगा, उससे कंपैरेटिवली छोटा ही होगा, क्योंकि आयंस आपके रिड्यूस कर दिए गए, ठीक है ना। आयन जब आपने इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए हैं तो आपका जाहिर सी बात है आयन बन गया है, ठीक है। चलो जी अगला, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर अब आपको पता है ना, सारे मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर मरकरी विच इज अ लिक्विड। मरकरी एक लिक्विड है, ये हमें पता है। तो एक्सेप्ट फॉर मरकरी जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबका टिपिकल मेटालिक नेचर है, मतलब दे आर हार्ड मेटल्स। पहली बात तो जो आपके सोडियम पोटेशियम वगैरह है ना, इनको आप क्या कहते हो? सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स को हम डी ब्लॉक वालों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हार्ड मेटल्स, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, एफ ब्लॉक वाले होते हैं जी हैवी मेटल्स। क्या होते हैं? हैवी मेटल्स, ठीक है। सो इनमें आपकी सेम वही मेटल वाली प्रॉपर्टी आएगी, डक्टाइल होंगे, है ना। डक्टाइल मेलिएबल क्या होता था? बीटन इनटू शीट्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल वाला मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिएबल मतलब बीटन इनटू शीट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है मेटल की, ये सारी प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे, ठीक है।
अब क्यों है, तो उसका रीजन दे आर हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आसानी से एक दो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं एंड ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन ज्यादा मेटेलिक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छे से होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उन मेटल एटम्स में अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, सो मेटेलिक नेचर किससे डिपेंड करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर। ठीक है, सो मोर मेटेलिक बॉन्डिंग या मोर मेटेलिक नेचर। ठीक है, तो अगर किसी दो में कंपैरिजन करके पूछा जाए, मैग्नीज दे दिया, जिंक दे दिया, ठीक है, आपको पता है ना दोनों में से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है तो वो भी पता लग जाएगा, और अगर वो पता लग जाएगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटेलिक नेचर किसका ज्यादा है ये पता लग जाएगा। फाइन, चलो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए बेटा इसमें सबके मेटल से तो जाहिर सी बात है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ही होंगे, इसमें ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, इतना ही होगा। ठीक है, एंड मेटेलिक बॉन्डिंग अभी अभी आपने पढ़ा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन जो इसमें पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और मरकरी का सबसे लोएस्ट है, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, टंगस्टन का सबसे ज्यादा, तभी तो आपका वो फिलामेंट में यूज होता है ना। वाई इसका ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन हम क्यों यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3D सीरीज में आपका मैग्नीज का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा जो ट्रेंड है वो ये है मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा उसके बाद घटता जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रख लेना, बाकी टंगस्टन वाला क्वेश्चन आ जाता है जहां तक है 1 मार्क्स वाला। फाइन, चलो जी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, अगर आपने एटॉमिक रेडियस समझ लिया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी से रिलेटेड है कि आपको मेटल एटम से आयन बनाना है, मेटल एटम से आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट वो उस न्यूक्लियर चार्ज की पकड़ से बाहर आ सकें। राइट, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाना है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लाइव तो जाहिर सी बात है एस और पी ब्लॉक के बीच में ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना ट्रांजिशन शो कर रहा है। लेकिन आपका चेंज क्या आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि साइज हमारा छोटा होता जा रहा है, छोटे एरिया में से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता जा रहा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर की तरफ खींचने के लिए। ठीक है, सो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कैसे, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है एक नॉर्मल सीरीज में अगर हम बात करें। ठीक है, इरेगुलरिटी तो रहेंगी ही रहेगी, नो डाउट, इरेगुलरिटीज या जो आपकी एक्सेप्शंस वगैरह है वो रहेंगी, बट इन जनरल अगर हम कहें तो यही ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने आपको अभी समझाया, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम घट जाएगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है ना, एज अ क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, एक गिवन सीरीज में आपका डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई दो आपके सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो कम है। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो एस ब्लॉक में आपके दो एलिमेंट्स थे ना, तो इनमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का जंप आता था वो ज्यादा आता था, लेकिन डी ब्लॉक में एलिमेंट्स के बीच में जो सपोज करो जैसे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, तो स्कैंडियम की जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है टाइटेनियम की ऑब्वियसली उससे बढ़ेगी, लेकिन वो जो ज्यादा बढ़ना है ना वो ज्यादा गैप नहीं आएगा, वैल्यू में ज्यादा गैप नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में ज्यादा गैप नहीं आएगा। क्यों, यहाँ फिर से वही रीजन आ गया, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं पड़ रहा है। उतना नहीं पड़ रहा तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की पकड़ में उतना नहीं है, तो आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। सो अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ गया, शील्डिंग इफेक्ट वाला। ठीक है, वही सेम आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने कहा था ना एटॉमिक रेडियस से कनेक्टिंग ही है ये। फर्स्ट आयनाइजेशन एनएलपी इनकी बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा एग्जैक्टली स्टेबल सिस्टम है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। गॉट इट। सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी अलोंग द पीरियड, उसका मैग्नीट्यूड इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता। सेकंड आयनाइजेशन एंड थर्ड का मतलब है जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो या तीसरा कर रहे हो। ठीक है,
तो ये भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली अलोंग द पीरियड में, बट मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज वो थोड़ा सा हाइयर है, ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके घट गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है ना, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। पहले सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 पॉजिटिव चार्ज ही प्रोटॉन जो है होल्ड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन घट गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी ये तो 10 ही था ना, जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स थोड़ी घट रहे हैं, तो 10 प्रोटॉन पहले 10 को संभाल रहे थे, है ना, मुकाबला कर रहे थे, अब 10 प्रोटॉन्स 9 को संभाल रहे हैं, फिर 10 प्रोटॉन्स 8 को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, चलो हाँ ये कर सकते हैं हम, हाई वैल्यूज ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक, व्हाई दे शो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। ये देखो बेटा, आप जब आप कॉपर +2 करोगे ना, एंड निकल +2 करोगे, जिंक +2 करोगे, इनमें सबकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉपर की सिंपल क्या होती है, कॉपर की सिंपल क्या थी, अगर हम 3D की फॉर्म में लिखें क्या था, 3D10, राइट, 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक यहाँ से चला गया, 3D9 आ गई इसकी, ठीक है ना। अब तीसरी वो, अगर जाहिर सी बात है पेयरिंग में और तीसरा निकल पाना मुश्किल होगा ना, तीसरा निकलवाना, ठीक है। ऐसे ही जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले चले गए, तो 3D10 हो गया, उसके बाद ये क्यों निकालना चाहेगा, अपना रिड्यूस करना चाहेगा। सो अगर आपकी ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेबल सी स्टेट है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना मुश्किल है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये खाली +2 ही शो करते हैं, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन इनका हम रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ भी रोल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D एलिमेंट्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ 3D एंड 4D। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे 4f इलेक्ट्रॉन्स का वीक शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। डी ब्लॉक जो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका शील्डिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट मोर देन f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड होता है ना, वो भी यही होता है, SP, DF, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे से शील्ड करते हैं, f इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। तो f इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ आ जाते हैं, 5D वाले में। 3D 4D में तो f आता नहीं है, आपको पता ना, लैंथनम के बाद f आता है बीच में, है ना, लैंथनम के बाद तभी वो 14 इलेक्ट्रॉन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में गए। तो यानी कि आपकी जो तीसरी सीरीज आई लैंथनम वाली, है ना, जिसमें कि 5D की फीलिंग हो रही है, वहां पे f इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हुई है। अब f इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड करते नहीं है, जब अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जाएगा, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे ये रीजन आ गया कि पहली जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है 5D एलिमेंट्स की, वो 3D और 4D के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको स्टडी करनी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आप लोग ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हो। क्या होता है, जो मेटल के ऊपर आपको एक मतलब सेंट्रल मेटल एटम जिसके भी आप बात करो, उसके ऊपर जो चार्ज है बेसिकली दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। वो चार्ज जरूरी नहीं है कि दिख रहा हो, तो नेट न्यूमेरिकल चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एलिमेंट उसकी कंबाइंड स्टेट में, जब वो कोई सॉल्ट बना रहा है, जैसे सपोज करो जिंक सल्फेट है, तो आपको पता है इसमें क्या है, जिंक +2, ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको स्टडी करना है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक में भी एंड एफ ब्लॉक में भी इसका काफी रोल है। तो एक्सेप्शन है इसमें कई सारी, मोस्टली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये एक से ज्यादा क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो रीजंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला रीजन क्या है, क्योंकि उसमें डी ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, डी एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपके काफी सारे मिल जाते हैं, n-1d और ns दोनों ही आपके इन्वॉल्व होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एंड इलेक्ट्रॉन्स जब आपके रिमूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल्स एज इजली एज s ऑर्बिटल्स। जब दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है, रिमूव किए जा सकते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो s इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसे आप क्या कहते हो, कर्नल मेटल कैटायन। कर्नल ना यूजुअली पॉजिटिव कर्नल्स जो है आपके मेटल कैटायन को ही कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कर्नल आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कर्नल जो मेटल कैटायन है वो आपका अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और लूज कर देता है डी वाले उसमें से भी। एस इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, एस के बाद वो डी वाले में से भी निकल जाता है, सब में नहीं निकलता है, कुछ में निकलता है, ठीक है। इस वजह से आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का 2 रीजन हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट इन ईच सीरीज। जाहिर सी बात है, जैसे जिंक है आपका, जिंक +2 ही रहता है ना मैक्सिमम, और कुछ शो ही नहीं करता है,
क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है D10S2, राइट? ठीक है ना, 3D10 4S2 ये है ना, तो एंटायरली जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे 3D10 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं लूज करना चाहेगा, ठीक। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4s में प्रेजेंट हो वो अगर लूज हो जाए वो आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4s में प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3d में, दोनों को मिला के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता है किसकी? ऑस्मियम की, +8 ऑस्मियम। ये देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय रुथेनियम एंड ऑस्मियम। एक्चुअली इसमें भी ऑस्मियम की ज्यादा मानी जाती है, रुथेनियम की किसी किसी जगह कई बार अनस्टेबल होती है इस वजह से, तो ऑस्मियम इसका कंप्लीटली करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो 3D सीरीज में आपके जितने भी एलिमेंट है सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s में, एक्सेप्ट किसमें? क्रोमियम एंड कॉपर वाले में, जहां की +1 है, ठीक। तो बेसिकली मैग्नीज हो गया, इस तरह से सब जगह आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लग जाएगा कितने कितने हैं, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे मैग्नीज आपको पता है Mn+7 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट, और ये किसके साथ एग्जिस्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी ना, या तो ऑक्साइड बना होगा या फ्लोराइड बना होगा, ये भी आगे आपको आगे क्वेश्चन आएगा अभी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, मतलब जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा, ठीक है। सो अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर तक, जैसे मैग्नीज वाला है वहां तक आते आते आपका बढ़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा इवन इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटता जाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे? सेंटर वाले, ठीक है ना, मैग्नीज वाले या आयरन वाले के नीचे। जैसे आपका मैग्नीज है, इसके नीचे Tc होता है, इसके नीचे Re, मैग्नीज के बाद क्या होता है? ठीक है, आयरन होता है, आयरन इसके नीचे आपका रुथेनियम, इसके नीचे ऑस्मियम। तो आपको पता है ना ऑस्मियम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर रहा है, रुथेनियम कर रहा है, पहले वाले में मैग्नीज कर रहा है। तो इस तरह से आपके सेंटर वाले ही जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, मतलब ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स के केस में, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये आप ऑलरेडी मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई जगह पढ़ चुके हो, जहां पे भी कार्बोनिल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ अपनी कई वीडियोस में, जब भी मैंने कार्बोनिल की बात की वहां मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? बॉन्डिंग आपकी इन कंपाउंड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में कैसी होती है? आयनिक होगी, ठीक। सो और हायर वाले में आपकी कोवेलेंट होगी। हायर जाहिर सी बात है इतना ज्यादा आयनाइज तो नहीं हो सकता ना, जो आपकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उसमें हम कह सकते हैं कि आपका आयनिक कंपाउंड है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब आपके लूज कर दोगे तो वो आयन की फॉर्म में नहीं हो सकता है ना, वो आपका कोवेलेंट स्टेट हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 2 तरह की होती है, ठीक है ना, एक ऐसा कि जब आपका कैटायन बन रहा है, दूसरा आपका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कोवेलेंट वाली होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये 1 मार्क में ना कई बार पूछ लिया जाता है, फाइन। चलो उसके बाद अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो वो आप डिसाइड कैसे कर सकते हो या कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब? जब D0 हो, D5 हो, D10 हो। वही बात आ गई फिर से, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या मतलब सॉरी पार्शली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली जो कंप्लीटली फिल्ड वाली चीज हो जाएगी वहां पे। सपोज करो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स की अगर हम बात करें Ti+4 में, ठीक है, और Ti+3 में, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है चुपचाप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वहां से आपको पता लग जाएगा। यहाँ +3 में 3D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सारा कुछ 0 है, तो जाहिर सी बात है Ti+4 ज्यादा स्टेबल होगा। मैग्नीज +2 +3 में, इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो, 3D5 आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, सिमेट्री है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ना, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन ज्यादा नहीं, वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डिसाइड कर लोगे। तभी मैंने कहा था गो फॉर इट कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अच्छे से पहले आप जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर आपका इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनेगा, सपोज करो कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 व्हेन कॉपर 1 इज 3D10 व्हाइल कॉपर +2 इज 3D ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इस तरह का कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर +2 में और +1 में। अब देखो कॉपर +2, कॉपर का क्या था? सिंपल अगर आप लिखते हो तो कॉपर की इन जनरल आपकी क्या होती है? 29 होता है ना, 3D10 4s1। इसके पहले आपका सपोज करो यहाँ तक 20 होता है तो 19 + 10 29, यस 3D10 4s1, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कॉपर 1 की कितनी हो जाएगी? कॉपर 1 की 3D10, ठीक है। कॉपर +2 की 3D9, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉपर +2 आपका ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू कॉपर 1। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि ये तो कंप्लीटली फिल्ड आ रहा था, तो भाई इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू कॉपर 2। ऐसा क्यों है?
तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो रीजन देना है वो है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कई जगह ऐसा ऐसे एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप शो कर रहे हो, देख सकते हो आप, मैग्नीज में सबसे ज्यादा है +7, पहले वाली ट्रांजिशन सीरीज की बात है या खाली स्कैंडियम से लेके जिंक तक में जो पहली वाली ट्रांजिशन सीरीज है उसकी खाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई है, बाकी किसी की नहीं। तो इसमें मैक्सिमम कौन शो कर रहा है? मैग्नीज। बाकी आपको पता है क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन तीनों +6 भी शो करते हैं। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इसकी रिएक्शंस वगैरह पढ़ रखी है ना, वहां पे इस तरह की कई सारी आपकी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की भी और क्रोमियम की भी। फिर नेक्स्ट आपका आता है E0। E0 क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है इसमें, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो आपकी होती है ना किसी भी कंपाउंड की, ट्रांजिशन मेटल्स में जितने भी एलिमेंट्स उनके जो कंपाउंड्स हैं वो आप चेक करते हो या नोट डाउन करते हो या मतलब मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है मेटल्स की उसके बेसिस पे। तो स्मॉलर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कम एनर्जी देनी पड़ रही है अगर आपको किसी सपोज करो मेटल को, तो वो आपका स्टेबल है, स्टेबलर इज इट्स कंपाउंड, उसका कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो इन जनरल अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो मतलब आप स्टेबिलिटी की बात अगर कभी भी करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लाना ही पड़ेगा, उस पे ही डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी किस चीज का, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स का, जो कि आगे आगे इन फर्दर जो है 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन 3 चीज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 डिपेंड करेगा, इन तीनों चीज पे, ठीक है ना। डेल्टा H सब्लिमेशन, गॉट इट। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आप IE भी लिख सकते हो, डेल्टा H यहाँ लिख रखा है ना, इसको IE भी लिख सकते हो, इन जनरल तो हम यही लिखते हैं ना। और तीसरा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। जब आपने सॉलिड को डायरेक्टली गैशियस में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से आप गैशियस कैटायन बना रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड तीसरा केस क्या है कि एक्वस यानी कि पानी में उसको आप अगर सपोज करो डिसॉल्व कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सो ये 3 आपके हैं जो कि फर्दर आप फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को से रिलेट कर सकते हो, आप उस पर डिपेंड करते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। टोटल एनर्जी तीनों एंथैल्पीज को मिला के हो जाएगा। तो डेल्टा HT आपकी टोटल एंथैल्पी चेंज हो जाएगी जब एक सॉलिड आपका इन सारी रिएक्शंस को अंडरगो करते हुए कन्वर्ट हो जाएगा M+ एक्वस में, ठीक है। सो E0 पोटेंशियल के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस, कई जगह डाउट्स एंड ऑल आ जाते हैं। कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, सारा कुछ नहीं पढ़ना, कोई जनरल ट्रेंड नहीं है इसका। पहले तो आपको ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली चीज, एक ये चीज पता होनी चाहिए किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आपका आ जाता है कॉपर एक यूनिक बिहेवियर शो करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉपर एक यूनिक बिहेवियर शो करता है सीरीज में, एज इट इज द ओनली मेटल हैविंग पॉजिटिव E0 वैल्यू। बाकी सबकी नेगेटिव है, यहाँ पे ही खाली कॉपर की ही सिर्फ पॉजिटिव वाली है। क्यों है ये सवाल पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। आपको पता है ना मेटल्स जब भी एसिड के साथ क्या बोलते हैं रिएक्ट करते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस। लेकिन कॉपर नहीं करता है। तो आप जब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे ना उसमें हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं ना कहीं कम है। तो जब नीचे आता है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही नहीं करेगा। तो इसके बारे में इसलिए क्वेश्चन जरूर आता है। इट रिएक्ट्स ओनली विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, इनके साथ ये रिएक्ट करता है जो कि ऑलरेडी विच आर रिड्यूस्ड, फाइन। सो पॉजिटिव वैल्यू इसकी जो है किस पे डिपेंड करती है? सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे एंड आयनाइजेशन पे, एंड आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब ओवरऑल अगर आप मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव E0 वैल्यू, इस पहले तो बात ये है कि ये ध्यान रखो कि अकेला मेटल है जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरा रीजन क्या आ जाएगा? रीजन क्या है? रीजन फॉर दिस is that the sum of enthalpy of sublimation and ionization ये बैलेंस नहीं हो रहा है किससे? बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज्यादा बताई थी अलग से, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने कहा था कॉपर 1 कॉपर 2 में जब कंपैरिजन था तो कॉपर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। इस वजह से ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, फाइन। उसके बाद एक्सेप्शनल बिहेवियर के बारे में अगर पूछा जाए, मैग्नीज निकल जिंक का आपका ज्यादा नेगेटिव होता है इन जनरल, ठीक है ना। बाकियों के कंपैरिजन में वैल्यूज ऑफ E0 फॉर मैग्नीज निकल जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। इन जनरल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल डी सब शेल, Mn+2 में D5 आ गया, ठीक है ना।
Zn+2 में D10 आ गया, तो ये तो इजिली आप बता पाओगे, ठीक है। और निकल में आपका क्या है, ड्यू टू इट्स हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मैग्नीज और जिंक का ज्यादा पूछा जाता है, तो ये जरूर कर लेना, फाइन। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि M+3+2 वाला, इनमें क्या ट्रेंड है। अब यहाँ पे कभी भी अगर ये +3+2 वाला जब आए ना स्टेबल वाला, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। कैंडियम +3 में आपका इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। जैसे कैंडियम क्या होता है 21 है ना, 21 के लिए आप क्या लिखते हो 3D1 4s2, ये आएगा ना। जब ये तीनों निकल जाएंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्लीटली फिट क्या आ जाएगा, 21 में से 3 निकल गए तो 18 रह गया, तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल तो होना ही था, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई आपका मॉलिक्यूल, कोई एटम आपका दिया हो जो इस तरह से स्टेबल आपका हो रहा है, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। तो घूम फिर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आ जा रही है कि आपको वही चेक करना है। देन आपका आता है हाईएस्ट सॉरी highest value of zinc is on account of very high stability of +2 D10 configuration, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्यादा क्यों स्टेबल है, क्योंकि D10 एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल्ड आ जाता है इस वजह से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मुझे लगता है पूछा जाएगा वो आपको करना चाहिए, ये सब रहने दो, ठीक है। देन आप ये कर सकते हो, metals for the first transition series except copper are relatively more reactive than the other series, ठीक है ना, रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर, तभी आपके H+ आयन रिप्लेस कर सकते हैं। thus they are oxidized by H+ ions though the actual rate is slow। तो बेसिकली वो कॉपर वाला जो आपका रोल था ना कि कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू है बाकी सबकी नेगेटिव है, वही आपको दोबारा ध्यान रखना है। या केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर को छोड़ के बाकी सब रिएक्टिव है, ठीक है। चलो जी, उसके अलावा जितने पॉइंट्स है आप इनको रीड आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारा कुछ करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको पढ़ के मुझे पता है कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं स्किप करवा देती हूँ इस वजह से। मोर नेगेटिव E0 वैल्यूज देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, शो ग्रेटर स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है इनकी E0 वैल्यू आपकी सपोज करो मोर नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इनका कैटायन वाला फॉर्म ना, जो आपका जब आप E0 पढ़ते हो ना, E0 आपका अगर पॉजिटिव है मतलब कि वो रिडक्शन शो करेगा, अगर E0 आपका नेगेटिव है मतलब कि वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैटायन बनाएगा। तो कैटायन जिसकी वैल्यू E0 की नेगेटिव होगी मतलब वो ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करेगा, वो कैटायन बनाएगा, तो उसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से वही बात आ गई कि एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम बात करते हैं ना E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मतलब वो वाला मेटल आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना प्रेफर कर रहा है, तो उसकी जो ये आयन वाली स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होंगी, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, गॉट इट। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप और E0 में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता लग गई ना, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो अच्छे से करना, ठीक। हाँ, जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के साथ क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए आप ये कह सकते हो ऑक्साइड और फ्लोराइड का आयन मतलब उनका साइज जो है उनका एनायंस का छोटा होता है, तो वो बड़ा जो भी मेटल है, ऑस्मियम है, यूरेनियम है, उसके आसपास काफी सारे आ जाते हैं, काफी सारे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा एनायन होगा जिसका साइज बड़ा होगा तो आसपास ज्यादा नहीं आएंगे ना, जैसे आपका ऑस्मियम का OSO8 बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्यों होता है, पूछा यही जाता है कि आपका प्लस मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्साइड या फ्लोराइड ही क्यों होते हैं, बिकॉज दीज एनायंस आर स्मॉलर इन साइज, दे कैन बी इजिली गेट एक्यूमुलेटेड अराउंड द कैटायन, ठीक है। तो आपने ये रीजन देना है, एक ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में आपकी इसकी अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैटलिसिस का काम क्या होता है, वो ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आप मतलब जाहिर सी बात है रिएक्शन को आसानी से करवाओ, तो उसके लिए कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन में पूरा इन्वॉल्व नहीं होता बट कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी कम करवाता है। कई बार ऐसा होता है इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट बनाता है ना, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी तभी पॉसिबल हो पाएगा ना। दूसरा, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से आपकी इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। अब कैटलिस्ट आपको थोड़े से याद रखने हैं, ये टाइटेनियम वाला तो बहुत पूछा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ठीक है, पॉलीथीन बनाने में यूज होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम का इथाइल एल्यूमिनियम है, ठीक है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसका होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। बैकर प्रोसेस में ये आपका CH3CHO आता है, ये यहाँ पे भी ना थ्राइस होगा, ठीक है ना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक। तो ये थ्राइस गायब हो गया, यहाँ भी थ्राइस होगा, 3 गायब हो गया, सब जगह 3 क्यों गायब हो गया ये। PDCl2 पैलेडियम का जो आपका क्लोराइड है ये वैकर्स प्रोसेस में यूज होता है, जहाँ पे आपका एसिटल्डिहाइड बनता है। तो पैलेडियम आपको ऑलरेडी पता है, निकल कैटलिस्ट ये सब जो आप यूज करते हो, तो ये आपके कुछ
जो एग्जाम्पल्स हैं कैटलिस्ट के वो आप याद रखना, कुछ कुछ तो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ आपके लिए नए होंगे, जरूरी नहीं है सारे याद रखने हैं। गॉट इट? चलो जी, उसके बाद ये मत करना, ये गलत है। देन आपका नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, जो कि बहुत सिंपल है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। गॉट इट? और वो कैसा होगा? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कुछ कैटायंस दे दिया जाए और कह दिया जाए बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कैटायन है, 4-5 कैटायंस दे दिए, मैग्नीज +2, आयरन +2+3 ना, पूछ लिया जाए बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर पूछ लिया जाए इनमें से बताओ कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, या किसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया, सारी चीजें एक ही पे आके रुकती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सिंपल वाले की, सिंपल मैग्नीज की, मैग्नीज का जो उसकी फिर जो कैटायनिक स्टेट है ग्राउंड स्टेट की लिखी, फिर उसकी जो कैटायनिक स्टेट है यानी कि एक्साइटेड स्टेट की वो लिखी, एंड उसमें से आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर है तो बता दो भाई पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बी एम इज बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है बी एम। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके जो मैक्सिमम होते हैं वो पैरामैग्नेटिक ही होते हैं बहुत बार, ठीक है ना, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, ये आप बहुत बार से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, इलेक्ट्रॉन आपका जो भी आप स्टडी करो, मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये आपका किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट हो रही है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वजह से ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी शो करता है कि ऑर्बिटल में भी वो मतलब मूव स्पिन कर रहा है एंड अपनी धुरी पे भी। तो दोनों आपका मिला के मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ओवरऑल ये कहा जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो यही लगाना है, ठीक है। पहली ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को हटा दिया जा रहा है। क्यों हटा दिया जा रहा है? क्योंकि क्वेंच्ड का मतलब ये होता है रिड्यूस हो जा रहा है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। का रीजन मैं आपको बताती हूँ, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, रीजन उन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा है, वो आपके जो डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना उसकी वजह से ही। तो बेसिकली आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप ये देखो कि भाई किसकी आपका जो फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, वो सिंपल आपका n+2 वाला ही लगाना है। एफ ब्लॉक में थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इन शॉर्ट अगर फिलहाल के एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए पढ़ना चाहो तो सीधे ये फॉर्मूला लिख सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा और ये मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाएगा, यही दो चीज पूछी जाएंगी आपको बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, सीएफटी थ्योरी में, सब में। तो क्यों बना पाते हैं भाई? यहाँ पे अगेन वही आपका कॉम्प्लेक्स इसलिए बना पाते हैं क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि आपका लिगेंड आके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो सवाल ये पूछा जाता है व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन विच लिगेंड्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फाइन, तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। ये देखो यहाँ रीजन भी दे दिया, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज है मेटल आयंस का, हाई आयनिक चार्जेस हैं, अवेलेबल ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना। तो कई सारे रीजन दे दिए इन जनरल, बट मेन रीजन यही था कि डी ऑर्बिटल्स आपके खाली होते हैं तभी लिगेंड्स आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। हाई आयनिक चार्जेस हैं मतलब लार्ज चार्ज टू साइज रेशियो है। तो कंपैरेटिवली आपका ये और ये दो रीजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी, कि क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि जो आपका मेटालिक लैटिस है उसमें बीच बीच में जहां जो जगह खाली है ना वॉइड्स जैसी, उसमें आपके कोई छोटे एलिमेंट्स आके बैठ जाएं, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इन विच स्मॉल एटम्स, कौन से एटम्स? स्मॉल एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, दे ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेसेस इन देयर लैटिस। वो एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टिशियल साइट्स कहा जाता है या वॉइड्स। आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें वॉइड्स पढ़ रखा है ना, कि आपका ये पूरा लैटिस था, ये सपोज करो ये पूरा लैटिस है, ठीक है, ये आपके मेटल एटम्स वगैरह इस तरह से सारे अरेंज्ड हैं। ये जो बीच में जगह खाली है ना, वो तो आपके मेटल एटम्स आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ ही रखा है, वो बीच बीच में थोड़ी बहुत जो जगह खाली होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपने पढ़ रखे हैं ना, उन वॉइड्स में आपके छोटे ये एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके कंपाउंड्स बनते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के ऊपर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों बनते हैं, क्योंकि आपके एम्प्टी वॉइड्स है उसमें छोटे एलिमेंट्स आके मतलब एडजस्ट हो सकते हैं, इस वजह से ये बहुत हार्ड और रिजिड होंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे कि स्टील भी आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही है, इसमें आयरन होता है, आयरन के साथ साथ कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन छोटी छोटी जगह पे वो बीच में घुस गया है, ठीक है। तो उसके बाद इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है बॉन्डिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
कंडक्टिविटी इनकी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है और केमिकल इनर्टनेस होती है, ठीक है। केमिकल इनर्ट मतलब केमिकल रिएक्शंस ये उतनी आसानी से नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका एलॉय फॉर्मेशन। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल एलॉयज भी बनाते हैं, तो आपको एलॉयज का थोड़ा बहुत एग्जांपल एक तो पता होना चाहिए। ब्रास है, ब्रॉन्ज है ना, ब्रास में क्या है, ब्रॉन्ज में क्या है, तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब ये आपके एलॉयज हैं तो जनरली हार्डर होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, कोरोजन इनमें नहीं होती है। एलॉय आपके क्यों एलॉयज जितने आपके जो मतलब बन जाते हैं वो आपके बेटर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी होती है ना। एलॉयज के बाद आपका एलॉयज क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका सिमिलर एटॉमिक रेडिया होता है, इसलिए आसानी से एलॉयज बना पाते हैं। तो ये हो गया जी सवाल, ठीक है। एलॉयज के बारे में पढ़ लिया। देखो ट्रैप्ड एटम्स इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आप देख सकते हो ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बने हैं, और एलॉयज में पूरा पूरा एटम ही रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना। कि आपका कॉपर का सारा था, उसमें कॉपर में कुछ आपने कहीं कहीं जगह पे जिंक डाल दिया, टिन डाल दिया, कुछ और डाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो एलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये भी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन मेटल एटम्स की। फिर कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में आप ऑक्साइड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहली जो ट्रांजिशन सीरीज है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर पे, और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो +1 से +7 तक काफी वेरिएबल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। जैसे ये देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो मैग्नीज की M2O7, ठीक है ना। सो ये जितने भी आपके अलग अलग वेनेडियम के देखो दिखाए गए हैं, टाइटेनियम का, सबका ये इनको पता क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑक्सोकैटायंस। Some metals in higher oxidation states stabilize by forming oxocations, ठीक है। एक तो कैटायन है और ऑक्सीजन साथ में है, तो ये पूछ लिया जाता है ऑक्सोकैटायंस क्यों बनता है भाई, ठीक है ना। तो वहां पे आपको यही मेंशन करना है कि ऑक्सीजन आपके वो ऑक्सोकैटायंस वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों बनता है, क्योंकि वो आपका ऑक्सीजन का एटम का साइज जो है वो छोटा होता है, वो इजिली उनके साथ कंबाइन करके कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं, स्टेबल होते हैं। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम, ये सब ऑक्साइड्स बनाते हैं विद द फॉर्मूला MO, और वो सब कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की बढ़ती जा रही है, आयनिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, और क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इनमें से कोई भी कंपाउंड पूछा जा सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी हो एग्जाम में, तो ये जरूर कर लेना। इन जनरल ऑक्साइड्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिक होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एसिडिक होते हैं, ठीक है। अगेन एसिडिक क्यों होंगे, क्योंकि कोवेलेंट इन नेचर है। जो आयनिक वाले होते हैं वो ध्यान रखना बेसिक होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके पढ़ लेना, जैसे ये है बेसिक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी बढ़ती जा रही है ना, एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बेसिक एसिडिक वाला, इसको ध्यान रखना, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट की देखो काफी सारी रिएक्शंस हैं और उसकी प्रिपरेशन है, तो मैं आपको ये कहूंगी अगर किसी को बहुत याद रह जाता है तब तो भाई करो सारा कुछ, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, और इसमें जो लिमिटेड रिएक्शंस हैं वो करना। ये क्योंकि इसमें सिर्फ सीधे पढ़ने वाली चीज है। सी दिस इज द प्रिपरेशन। क्रोमाइट और, क्रोमाइट और आपका क्या था, ये FeOCr2O3। क्रोमाइट और को आप पहले सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो आपका सोडियम क्रोमेट बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो आप सिंपल खाली रिएक्शन भी कर सकते हो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम क्रोमेट का रंग जरूर याद कर लेना, येलो इन कलर, येलो इन कलर सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट जो रोस्टेड मास से आपका सोडियम क्रोमेट बना है, इसको फर्दर आप डिसॉल्व करते हैं। आगे देखो इसमें आपका जैसे लिखा हुआ है ना, सी सोडियम क्रोमेट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड व्हाइल फेरिक ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड अलग रख जाएगा, ठीक है। उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो फिल्ट्रेशन से। फिर सोडियम क्रोमाइड जो रह गया इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट बना देगा। क्रोमेट से क्या बनाया, डाइक्रोमेट बनाया। उसके बाद आप इसको KCl के साथ जब ट्रीट करोगे तो सोडियम रिप्लेस करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अब ये आप शॉर्ट में स्टेप वाइज सिर्फ 3 रिएक्शन कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरी राम कहानी बीच की याद रखो, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसको डिटेल में कंपटीशन वगैरह की तैयारी करनी है वो आप पढ़ सकते हो, मैंने PPT इसीलिए बना रखी है। बट इन जनरल जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सिंपल 3 रिएक्शन भी प्रिपरेशन के लिए याद कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट। अब बात आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसके ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल है बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, राइट, फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। उसके बाद क्या है, एक्शन ऑफ हीट, कि अगर आप इसको हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cr2O7 से CrO4। अब इसमें ना कभी कभार बच्चे ये पूछा जाता है एक्शन ऑफ हीट में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में चेंज होगी, तो अब बच्चे को ये रिएक्शन जब पता होगी तभी बता पाएगा ना। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको जरूर करना, ठीक। फिर आपका एक्शन ऑफ ये वाली रिएक्शन, एल्कली वाली रिएक्शन, मैं जो रिएक्शन मार्क करवाती जा रही हूँ जरूर करना।
एल्कली में क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हो Cr2O7 से CrO4, पिछले वाले में भी यही था, सेम है, ठीक है ना। ये देखो हीट कर रहे थे आप, Cr2O7 से CrO4 कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, Cr2O3 दोनों ही हो रहा था। तो आपने एक्शन ऑफ हीट करना है, एक्शन ऑफ अल्कली करना है, एक्शन ऑफ एसिड करना है। समझ में आया? ये तीन चीज हो गई, प्रिपरेशन करी, ये तीन चीज करी, देन आफ्टर दैट आपको ये करना है कि आपका डाइक्रोमेट और क्रोमेट में क्या कन्वर्जन है। डाइक्रोमेट आपका वो ऑरेंज जैसे कलर का है, क्रोमेट आपका येलो कलर का है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप टाइट्रेशंस करते हैं, है ना, ऑन एडिंग एंड एल्कली, जो H+ आयंस हैं वो यूज अप हो जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑरेंज कलर धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें हो जा रहा है, येलो कलर में। वो क्यों हो रहा है, जब आप एसिड डालोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कब कौन सा कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी या इसके बेसिस पे सवाल आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप एसिड को ऐड करते हैं, सॉरी एल्कली को आपने ऐड किया तो कलर चेंज हुआ रेड से मतलब येलो की तरफ, मतलब ऑरेंज रेड से येलो की तरफ, और इसके अपोजिट में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब आप एसिड डालोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है H+ आयंस की इंक्रीज कर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो येलो से क्या हो जाएगा, ऑरेंजिश रेड बनने लग जाएगा। तो कलर चेंज बहुत जरूरी है। फिर आपकी ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑक्सीजन इज इवॉल्व, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक मीडियम में ही बनता है, ये याद रखना, एसिडिक मीडियम में ही बनता है। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड में आपके इसके रेड क्रिस्टल्स बनते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के। अब ये तो पता बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, तभी मैंने कहा कि अगर कर सको तो करना, वरना रहने देना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में ये आयोडीन निकलेगा फ्रॉम KI, गॉट इट, आयोडीन निकलेगा फ्रॉम KI, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये वाली रिएक्शन बहुत आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग अच्छे से सच में तैयारी करना चाह रहे हैं वो कर लेना। फेरस सॉल्ट से फेरिक, तो अब देख सकते हो ना, फेरस से मतलब +2 से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, +3। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन मदद करा रहा है, ये, तो ये आपका कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद ये क्या होगा, रिड्यूस, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, राइट। सो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनमें सब में यही है, तो आपने कोई 2-3 याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में आयोडीन वाली, एक ये फेरस फेरिक वाली, एक ये H2S वाली, ये 3 तो जरूर कर लेना। ये दोनों छोड़ सकते हो, ये वाली दोनों छोड़ सकते हो, पहली 3 कर लेना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है, आप देख सकते हो कितनी सारी चेंज, सब में चेंजेस यही हो रहा है, सेम बेसिस पे ही है कि आपका डाइक्रोमेट वाले जो है ये आप चेंज हो रहा है +3 में, ठीक है। तो यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, बाकी जो भी आपका टिन या जो भी आप मेटल यूज कर रहे हो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होगी, क्योंकि वो उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और मदद कौन कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये जरूर कर लेना, टेस्ट फॉर अ ड्रंकन ड्राइवर, ये एक रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब की जाती है वो इसी का यूज करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके किया जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें करते क्या है कि एक ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, नहीं, उसमें क्या करते हैं, ही इज आस्क्ड टू ब्रीथ इनटू द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाया जो एसिडिफाइड था, उसमें उसको कहते हैं सांस लो। तो अगर ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, क्यों चेंज हो जाता है, इसकी वजह से। तो ये सवाल आता है कि ग्रीन कलर में क्यों चेंज हुआ, अगर चेंज हुआ मतलब ड्राइवर ड्रंक है, वरना नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर चेंजेस आ जाएंगे ना, तो आप कर क्या रहे हो, एल्डिहाइड का कन्वर्ट कर दे रहे हो आप, फर्दर कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपको तैयार करना है। फिर है एक आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए है, रिएक्शन विद क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड KCl की टर्म्स में इसके साथ रिएक्ट किया जाता है तो रेडिश ब्राउन वेपर बनते हैं, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड ये कंपाउंड बनता है, तो बेसिकली ये क्लोरीन के लिए टेस्ट है, क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट है जो किया जाता है, ठीक है। जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हो ना, वहां पे ये टेस्ट है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वैसे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है अगर करना चाहो तो, ठीक। ये स्ट्रक्चर जरूर कर लेना, CrO5 का यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला स्ट्रक्चर कर लेना है, ठीक है। सो यूजेस तो आप इसके पढ़ सकते हैं इजिली, कितनी जगह आपने खुद ही देख लिया यूज हो रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहा है, क्रोम टैनिंग में इस्तेमाल होता है, क्रोम एलम का इस्तेमाल होता है, तो दीज आर ऑल इसके यूजेस। फिर स्ट्रक्चर्स ये जरूर करने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के, ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, ये डाइक्रोमेट का है, Cr2O7 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव,
ठीक है। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका आप कह सकते हो 2 टेट्राहेड्रल आपस में कंबाइन कर गए हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि जो 2 हैं आपके वो तो डबल बॉन्ड के साथ हैं और जो 2 हैं उनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। गॉट इट? फिर आपका अगला आता है इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी भी कुछ आपके स्टेप्स हैं, रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसका पायरोलुसाइट मिनरल होता है। पायरोलुसाइट जो आपका ओर है वो यही है MnO2, ठीक। इसका यूज करके बनाया जाता है। कितनी सारी रिएक्शंस हैं, अगर कोई कर सकता है भाई साहब तो कर लेना, अगर याद रह जाती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सब चीजें याद नहीं रहती हैं, बट ये रिएक्शन जरूर करनी है आपने। MnO4 2 नेगेटिव को जब आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा परमैंगनेट आयन में, MnO4 नेगेटिव में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 7 और ये 4 दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, 6 से 7 में भी जा रहा है, 6 से 4 में भी जा रहा है, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। तो इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो, इसकी भी इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो ये मैं फॉरवर्ड इसलिए कर दे रही हूँ कि इन केस इफ यू वांट टू स्टडी प्लीज इसको पढ़ लेना। स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में और बहुत कुछ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिंपली पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। लिमिटेड पढ़ो, ठीक है ना। लिमिटेड इन द सेंस कि लिमिटेड इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लिमिटेड, बट हाँ पता है कि अगर किसी बच्चे को आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई ये सब चीजें मुझे बार बार भूलती हैं, तो गो विद द रीजनिंग क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, ठीक। एक्शन ऑफ हीट में ये वाली रिएक्शन जरूर कर लेनी है, गॉट इट। देन आफ्टर दैट आपकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में इसका अलग अलग है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ये जरूर करना भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ आपका ये चेंज होता है, इक्विवेलेंट वेट आपका डिवाइड बाय 3 होता है। इसी तरह एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में भी है, ठीक है ना। वहां पे अब इसमें जो आप ऑक्सीडाइज करोगे इसकी अलग रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये कोई भी रिएक्शन, 2 रिएक्शन कर लेना, एक तो ये कर लेना, एक सल्फाइड टू सल्फर वाली कर लेना। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी न्यूट्रल सॉल्यूशन में है। फिर एल्केलाइन सॉल्यूशन में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका उसके बाद तीसरा एसिडिक सॉल्यूशन में भी आएगा, कहाँ गया एसिडिक सॉल्यूशन में, जस्ट मिनट, शायद आगे होगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी अगेन आपका 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ आपका 5 इलेक्ट्रॉन चेंज होना चाहिए, गलती कर दी इन्होंने, यहाँ पे 5 होना चाहिए, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक। सो ये जो 3 चीजें हैं ना, न्यूट्रल मीडियम में कितने से डिवाइड करना है, 3 से, एसिडिक मीडियम में 5 से डिवाइड करना है, और आपका जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें 1 से डिवाइड करना है। तो यानी इक्विवेलेंट वेट ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये 3 तरह की रिएक्शंस है, एल्कलाइन मीडियम में अलग, न्यूट्रल में अलग, एसिडिक में अलग। उसके हिसाब से अलग अलग आपकी रिएक्शंस भी हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की। जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे होगा, जब आप एल्कलाइन मीडियम में करोगे तब, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शंस अगर याद रह जाती हैं बेसिक वाली तब तो कर लेना, वरना फिर से वही बात है कि रहने दो, ठीक है। गॉट इट। एसिडिक मीडियम में आपकी अलग रिएक्शन है। तो ये मेन रिएक्शंस है जिन पे आप डिसाइड कर पाते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, उसी के बेसिस पे इक्विवेलेंट वेट निकलता है, क्योंकि आपका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में यही होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है उससे आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। फिर इसकी भी आगे प्रॉपर्टीज हैं भाई ये, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी इतनी सारी रिएक्शंस मत करना, अगर कोई लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहा है। जिसने पहले पढ़ रखा है वेल एंड गुड, ठीक है। फिर यूजेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इन जनरल आपको पता ही है, पोटेशियम डाइक्रोमेनेट का भी जैसे आपने किया वैसे ही परमैंगनेट का। बट एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इट इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट इन प्योर स्टेट एंड फ्री ट्रेसेस फ्रॉम मैग्नीज ऑक्साइड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है कि मतलब जिसको आपने डायरेक्टली पानी में घोला उसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है ये, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ये आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जिसका आप डायरेक्ट बना पाते हैं दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसको आप कहीं रेफरेंस लेके बनाते हैं वो आपका होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। पोटेशियम परमैंगनेट आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में KMnO4 जब भी इसकी करते हो आर कैरीड आउट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और ये नहीं यूज होता HCl HNO3। क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि आपको पता है HCl HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में, ऐसे ही HNO3 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खुद आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो H2SO4 में ऐसा नहीं होता, इसीलिए H2SO4 इस्तेमाल होता है जब भी कभी हम टाइट्रेशन करते हैं तो परमैंगनेट का सॉल्यूशन H2SO4 में बनाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया, H2SO4 डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कोई चेंजेस नहीं आते। बाकी दोनों में ऐसा होता है कि चेंजेस आ जाते हैं। HCl में आपका क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देता है HCl को क्लोरीन में, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड में वो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है।
तो ये दोनों के अलग अलग रीजंस हैं, ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह लैब में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या है, यही है एल्केलाइन सॉल्यूशन आपका पोटेशियम परमैंगनेट का, ये इस्तेमाल होता है फॉर टेस्टिंग डबल बॉन्ड, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसको आप बेयर्स रिएजेंट कहते हो। एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये सवाल जरूर करना, ठीक है जी। बाकी लाल दवा, लाल दवा सुन रखा है ना, डिसइंफेक्टेड जर्मीसाइड, वो लाल दवा यही है, गॉट इट। चलो जी, और क्या हो गया, बाकी ब्लीचिंग एंड ऑल के लिए इस्तेमाल होता है। तो छोटे छोटे यूजेस हैं, 1 मार्क्स वाले में आ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बाद अब जो एफ ब्लॉक है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें आपके दो इस तरह से रोज हैं, ठीक है ना, एक में 14 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में भी 14 एलिमेंट्स हैं, गॉट इट। दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। पहले वाला जो है वो लैंथेनम के बाद आता है, इसलिए पहली सीरीज को हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स या फिर लैंथेनाइड्स, ठीक है। दूसरी को क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स। तो पहला वाला कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद है 57 लैंथेनम ये था ना, इसके बाद सीधे कौन सा नंबर आया था, 72, तो यानी 58 से 71 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक्टिनियम का 89 था ना, उसके बाद 90 से लेके सीधे कहाँ 103 तक, क्योंकि वहां पे 104 था ना, तो ये बीच के 14 एलिमेंट्स की दो रोज आपकी ये टोटल मिला के बनाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल या एफ ऑर्बिटल में फिलअप होता है, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहले है आपकी लैंथेनाइड सीरीज, देख सकते हो इसमें किसकी फिलिंग होगी, 4f की। एफ वैसे भी सबसे पहले कहाँ आता है, 3 से आपका थर्ड सबशेल से डी स्टार्ट होता है, चौथे में आके आपका एफ आता है, ठीक है ना। तो इसमें 4f की फिलिंग होती है, एक्टिनाइड्स में 5f की होगी, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब ये अगेन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में से एटलीस्ट लैंथेनाइड्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर कर लेना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और अब के लिए नहीं आगे के लिए भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें आपका ये नेम सिंबल, ठीक है। अगेन जैसे आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर रखा है, इसके लिए कोई शॉर्टकट बना लेना, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। लीना ने सीता को, मतलब इस तरह से करके कुछ ना आप बना सकते हो, सबका अपना अपना है। तो मैं आपको अपना निमोनिक इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हो सकता है वो आपको याद ना रहे, है ना। टमाटर, भिंडी, इस तरह की चीज़ों का यूज करके लोग निमोनिक्स, उसको निमोनिक्स कहते हैं, शॉर्टकट जो कोड जैसा होता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में एक तो ये सीरियम में यहाँ आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे 4f2 आता है एंड 5d0 आता है, ठीक है, सीरियम में। और उसके अलावा यहाँ पे ये मिसिंग है ना, तो इट शुड बी 4f5, ठीक है, एंड देन इट शुड बी 5d0, यस, बाकी सारे में 0 ही है, 5d0 ही है ये, ठीक है। तो एक तो ये करेक्शन कर लेना सीरियम में, एंड यहाँ प्रोमिथियम में, दो जगह करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लेंथेनम वाला क्या, लेंथेनम को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसके बाद है, बट लेंथेनम एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत आपकी 58 यहीं से होती है, सीरियम से, एटॉमिक नंबर इसका 58 है, ठीक। सीरियम CS नहीं होता, CS आपका सीजियम होता है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, नाम सिंबल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। 4f की फिलिंग हो रही है, सब में 6s2 है, आप देख सकते हो 6s2 सब में है। जीनॉन पहले आएगा ना 54, ठीक है, 54 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स आने थे ना 58, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी फिलिंग की गई है। 4f की फिलिंग होगी, 5d 6s, तीन चीजें होती हैं। 5d आपका यहाँ पे तो 1 था, उसके बाद लगातार 0 है। आगे देखते हैं, आगे आपका 5d1 गैडोलिनियम में आएगा, एग्जैक्टली हाफ पे ये होता है, एंड लास्ट वाले में आएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से याद कर लें, 6s2 तो सब में सेम है, ठीक है ना, 6s2 सब में सेम है, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। लेंथेनम याद रखना कि 5d1 6s2 है, उसके बाद d1 कब आएगा, सीधे गैडोलिनियम में, फिर लास्ट में ल्यूटेटियम Lu, ठीक है। और f की अगर बात करें, 1 कहीं नहीं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 नहीं आएगा, ठीक है, सीधे f है, तो इसको स्टार लगा लो। फिर 8 के बाद यहाँ सीधे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था ना, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे अगेन 14 आएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा जैसे भी इसको याद कर लो कि जो भी एक्सेप्शन मान के, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी। यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये बहुत काउंट करेगा आपको अगर इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपकी बात आती है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो जनरल है वो है Ln+3। नॉर्मली
+3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आप ये कह सकते हो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनाइड्स की, ठीक है। अब इसके बाद कईयों की लैंथेनाइड की +2 और +4 भी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में सीरियम +4, EU यूरोपियम +2, टर्बियम +4, ठीक है, YB +2। इसका रीजन साथ में लिख रखा है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जा रही है F0। ये क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है F7, यहाँ पे F14। तो ये रीजंस भी आपने ध्यान रखने हैं कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अकर करते हैं कहीं-कहीं जगह, और क्यों अकर करते हैं वो रीजन आपको बता दिया, ठीक है। वाई यूरोपियम +2 एंड टर्बियम +4 एग्जिस्ट ड्यू टू दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए आना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर अब नोट जो है यहाँ पे देखो, नोट क्या है इंपॉर्टेंट, 4f इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एंटी पेनल्टीमेट शेल हैं, NS होता है, उससे अंदर वाला N-1D, उससे अंदर वाला N-2F। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शेल। इसको क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल। पढ़ चुके हो ना डी ब्लॉक में, पेनल्टीमेट शेल। इसको क्या कहते हैं भाई? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये इनके जस्ट नाम हैं, ठीक है, एक से एक अंदर अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो आपका जिसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, वो इफेक्टिवली शील्डेड है। शील्ड का मतलब किसी चीज से आप ये कह सकते हो उसके आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे शील्ड हो रहा है। वो कौन कौन से हैं? वो फ्रॉम देयर केमिकल एनवायरनमेंट आउटसाइड द एटम बाय 5s एंड 5p। उसके पास यही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड हैं बाय 5s एंड 5p। बाहर आपका 5s 5p है ना, 4f तो अंदर की तरफ है, तो यानी कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? दे आर नाइदर रिमूव्ड टू प्रोड्यूस आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से नहीं आ सकती है, नॉर डू दे टेक पार्ट इन एनी सिग्निफिकेंट पार्ट इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग f ऑर्बिटल्स की जो है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। f ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग नहीं है, सिर्फ वहीं पे है। वेदर द f ऑर्बिटल्स आर फिल्ड और एम्प्टी, इट हैज लिटिल इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑन द नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस वजह से इट डज इफेक्ट दियर स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन जनरल आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स इज वेरी स्मॉल, 1 किलो जूल पर मोल। डी ब्लॉक में मेनली है बट यहाँ नहीं है, ठीक है। चलो, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें लैंथेनाइड सीरीज में, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अगेन वही सेम चीज है कि आपका डिक्रीज आता जाएगा एटॉमिक रेडियाई में और आयनिक रेडियाई में भी, ठीक है। ये रेगुलर चेंज है और ये रेगुलर डिक्रीज आपका क्या कहलाता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, फिर से वही है कि आपको क्या पता होना चाहिए? कॉन्फिगरेशन La+3 Lu+3, यहाँ F0 है, F14 है, तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। बाकी कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबशेल। तो यहाँ पे अगर पैरामैग्नेटिज्म आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? कि अगर 4f सबशेल में या 4f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद आपका इनफैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट डू नॉट ओबे स्पिन ओनली फार्मूला, यहाँ पे अकेला ये फार्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। इसका डिटेल फार्मूला ये रहा, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। विद टोटल स्पिन कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हाफ हाफ वाले, मतलब सबकी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है ना, तो जितने हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका मिला के टोटल स्पिन आता है। जितने सपोज करो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 × 1/2, तो टोटल एस, कैपिटल एस कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है। इसी तरह से ऑर्बिटल एंगुलर नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल एक्चुअली ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ये पूरा होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। डी ब्लॉक में सिंपली n+2 था, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों है? बिकॉज इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका रीजन पूछा जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेंच्ड थी, मतलब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। बट इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स 4f ऑर्बिटल्स लाई टू बी डीप टू बी क्वेंच्ड, ठीक है। सो इसीलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आप कहोगे तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है वो डिफरेंट था, ठीक है। एज वी मूव अलॉन्ग द लैंथेनाइड सीरीज, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है। ये सेम वही चीज उसके बारे में बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो सेम सबशेल में हो रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। शील्डिंग आपकी इम्परफेक्ट है, वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रही न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन है इन द साइज। लेकिन वो आपका साइज जो स्मॉल छोटा छोटा होता जा रहा है वो थोड़ा कंपैरेटिवली
कम है। जैसा बाकी और जगह पे एस और पी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा साइज़ में फ़र्क आता है ना, यहाँ इतना फ़र्क नहीं आएगा। ये देखो कितना फ़र्क है, डिक्रीज़ इन द एटॉमिक रेडियस 14 एलिमेंट्स में सिर्फ कितना डिक्रीज़ आया, सिर्फ 11 पिकोमीटर का। अदरवाइज़ आपने देखा होगा काफ़ी बड़े-बड़े डिफरेंसेस आते हैं एटॉमिक रेडियस में, यहाँ आपका डिक्रीज़ कम है, इसे कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये आपका क्यों आया, दिस कॉज इज द कॉज इज ऑल्सो सिमिलर जस्ट इन केस ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से था, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे शील्डिंग किसकी है, बट द शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय एंदर इज लेस देन 1d, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, बट रीजन इसकी 4f इलेक्ट्रॉन्स की इम्परफेक्ट शील्डिंग ही है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता दिया। सेपरेशन लेंथेनाइड एलिमेंट्स का बहुत मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, उनके साइज में फर्क नहीं है इतना, तो बहुत मुश्किल है। दिस चेंज इन आयनिक रेडियाइज इज वेरी स्मॉल, इसलिए प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर हैं, तो उनको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल है। तो पूछा यह जाता है कि क्यों मुश्किल है, तो आपको बताना पड़ेगा आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई बहुत उनमें जो डिफरेंस है बहुत कम है, वो चेंज बहुत थोड़ा है आपका, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है जिसकी वजह से उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, फिर आपका ये डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस दिखा रखा है, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, एक दो दो का, या कभी कभार ऐसा लग रहा हो कि कहीं चेंज भी नहीं आ रहा है ना, ये अचानक से यहाँ पे देख सकते हो चेंज आपका ज्यादा आ रखा है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं कई जगह। फाइन, कलर के बारे में अगर बात करें, जनरली सिल्वरी व्हाइट मेटल्स हैं, जितने मोस्टली ट्राइवेलेंट मेटल आयंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कलर्ड होगा। ठीक है, बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड ऑल्सो इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्यों है ये मैंने बता दिया, ड्यू टू पार्टली फिल्ड f ऑर्बिटल्स विच परमिट ff ट्रांजिशन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी और वो वापस आएंगे, एंड कलर आपका विजिबल रीजन में, आपका विबग्योर रीजन में नजर आएगा। कलर तभी आता है ना। फाइन, लैंथेनाइड्स आयंस विद XF इलेक्ट्रॉन्स हैव अ सिमिलर कलर। ये आप एक्चुअली रट्टा मारने या शॉर्टकट है बेसिकली। सपोज करो किसी में सपोज करो किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 14 - 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से आपका वो कहा गया है कि जो दो है उनका कलर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इनमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कलरलेस है। सेमेरियम और डिस्प्रोसियम येलो कलर का होता है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, पहली बात, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपका सिमिलर कलर वाला याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। फिर आपकी बात आती है हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स आपने जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा ना, उसकी एक कॉन्सिक्वेंसेज में आता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाइड्रोक्साइड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे LnOH थ्राइस, ये हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड्स इसके कैसे होते हैं, आयनिक और बेसिक, लेकिन ये लेस बेसिक हैं इन कंपैरिजन टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली जो आपका मेटल्स वगैरह है ना एस ब्लॉक वाले, उनकी आपका बेसिसिटी ज्यादा होगी ना हाइड्रोक्साइड्स की, उनके कंपैरिजन में इनकी बेसिसिटी कम होगी। लेकिन एल्यूमिनियम वाला आपका एम्फोटेरिक इन नेचर था, तो उससे इनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। फाइन, तो LnOH थ्राइस आपका सफिशिएंटली बेसिक है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और कार्बोनेट्स बनाए। ठीक, तो मोस्ट बेसिक आपका क्या है, ये वाला, एंड लास्ट वाला आपका लीस्ट बेसिक है। तो बेसिकली जब आप इधर से इधर जा रहे हो, बेसिसिटी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ये आपका ध्यान रखना है। एंड इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका क्रक्स यही है जो मैंने ये बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, थोड़ा बहुत करना है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा एक्टिनियम का करना, थोरियम का, यूरेनियम का, 3 का कर लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी लीव छोड़ देना। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी लेंथेनाइड्स की जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मतलब इसकी एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है कहना चाहिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d 7s। इनके बीच में एनर्जी गैप कम है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे ज्यादा निकल के आती हैं इन कंपैरिजन टू लेंथेनाइड। ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी लेंथेनाइड्स की तरह क्या है, +3। ठीक है, +3 के अलावा कुछ कुछ जगह +4 भी आएगी। तो अब ये देखो, आप जैसे देख सकते हो ना चेंजेस कई जगह, तो इसमें सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है इसमें। यहाँ पे आप डायरेक्टली चेंज अगर की आप बात करो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी वैसा ही होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे 4f था, यहाँ पे 5f आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद यस सेम रीजन यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना,
कि दिस इज बिकॉज 5f ऑर्बिटल्स एक्सटेंड इन स्पेस बियॉन्ड 6s एंड 6p whereas 4f ऑर्बिटल्स आर बरीड डीप इनसाइड द एटम्स। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। 4f की शील्डिंग फिर भी बेटर थी इन कंपैरिजन टू 5f, ठीक है ना। तो ज्यादा ये पूछा नहीं जाएगा, जहां मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी वही करना। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए अगेन द सेम थिंग, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और वो इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कलर के लिए भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा, रीजन यहाँ पे भी लेकिन सेम ही होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो कलर। कंपैरिजन जरूर पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों करने हैं। सिमिलैरिटीज में क्या है, दोनों में फिलिंग हो रही है f ऑर्बिटल्स की, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिएक्टिव, दोनों में मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन है, लैंसनेट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन। ये तो थी जी सिमिलैरिटी। डिफरेंस की बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 +4 शो करता है। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं थी, सिर्फ +2 और +4 ही है, यहाँ पे बाकी भी हैं। यहाँ पे मोस्टली आयंस कलरलेस हैं, यहाँ पे मोस्टली आयंस कलर्ड हैं, ठीक है। इनकी लेस टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, इनकी ज्यादा है। लैंथेनाइट कंपाउंड्स लेस बेसिक हैं, ये ज्यादा बेसिक है। अब ये जितने भी है ना, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा पॉइंट्स। ऑक्सोकैटायन यहाँ नहीं बनते, यहाँ बनते हैं। ये आपने देखा ना UO2 2+, ये ऑक्सोकैटायन बनता है। ये डिटेल में एक्चुअली ग्रेजुएशन में आता है, यहाँ पे इतना है नहीं अभी। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, यहाँ पे सारे ही रेडियो। ये वाला पॉइंट बड़े अच्छे से करना, ये 1 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। ये एक्सेप्ट प्रोमीथियम जो है ना, विच लैंथेनाइट एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, ऐसे पूछा जाता है, तो प्रोमीथियम उसका आंसर है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी नहीं कर सकते। आपको पता ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मूवमेंट के रिगार्डिंग कहा गया। तो ठीक है, इनमें से जितने भी 6-7 पॉइंट्स में से आप कोई 5-6 पॉइंट्स याद कर लेना। डिफरेंस बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से कर लेना। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर, जिसको हमने एक पूरी वीडियो में अच्छे से समराइज करके पढ़ लिया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रीजनिंग वाला पार्ट है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करना फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। एंड कुछ आपका होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जरूरी है कुछ तरह के इस तरह के चैप्टर्स में, जहाँ पे आपको पता रहे कि आपको लिमिटेड क्या पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जैसे भी आपके रिव्यूज हों एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी, ठीक है। एंड सारी 1 शॉट वीडियोस अब हो चुकी हैं, तो आप सारी 1 शॉट वीडियोस को, जितने भी आपके चैप्टर्स टर्म 2 के हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, ताकि आप सबको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। सैम्पल पेपर भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है गाइज। आई होप आप अच्छे से टर्म 2 की तैयारी करोगे। एंड टर्म 2 के लिए और भी बहुत सी जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस है वो लेके मैं आने वाली हूँ। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।